सुप्रभात। आज व्याकरण का 11वां पाठ जिसका नाम है काल टेंस। तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने का पता चले। काल के 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो। फिर से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, सोहन लिखता है, तो ये वर्तमान समय में होने का बोध होता है, तो ये वर्तमान काल हुआ। दूसरा है भूतकाल। तो भूतकाल अतीत काल होता है। भूतकाल जो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय अतीत में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय अतीत में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी, सोहन ने पुस्तक पढ़ी, वह पुस्तक पढ़ रही थी, तो ये भूतकाल में अतीत काल में होने का बोध करता है। तीसरा है भविष्यत काल। तो इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, शाम को वर्षा होगी, शाम को वर्षा होगी, तो ये भविष्यत काल है। तो आइए अब इसका हम लोग ध्यान से इसके बारे में, जैसे वर्तमान काल के बारे में, वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के हम परिभाषा बता चुके कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद। वर्तमान काल के 3 भेद: पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान, इसमें वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। फिर से सुनिए, इसमें वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये सामान्य रूप से होने का बोध करता है। इसमें का दूसरा भेद हो गया अपूर्ण वर्तमान। इसमें क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर चल रही होती है। अपूर्ण वर्तमान, इसमें क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर चल रही होती है। जैसे वह पढ़ रहा है, यानी समाप्त नहीं हुआ है, पढ़ता नहीं है, पढ़ रहा है यानी पढ़ेगा, यानी उसमें लगातार अभी चल रही है। तो क्रिया जो है वर्तमान काल में शुरू होकर चल रही होती है, उसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है इसमें भेद संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, तो इसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में बोध होता है या बारे में संदेह होता है। संदिग्ध में संदेह का बोध होता है। संदेह होता है कि क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, तो इसमें संदेह है, तो ये जो है वो संदिग्ध वर्तमान में हुआ।
उसके बाद भूतकाल। तो भूतकाल में भी इसके भेद 6 भेद होते हैं, उपभेद हैं। 6 उपभेद में पहला है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का सामान्य रूप से बोध होता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो ये सामान्य भूत हुआ। दूसरा उपभेद है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में इसमें पता चलता है कि क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है। आसन्न भूत में यही होता है कि हमको पता चल जाता है, इसमें पता चल जाता है कि क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे माँ पूजा कर चुकी है, माँ पूजा कर चुकी है, तो ये आसन्न भूत में होता है कि अभी अभी समाप्त हुई है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में होता है कि इसमें पता चलता है कि भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी। इसको फिर से सुनिए। अपूर्ण भूतकाल में कि इसमें पता चलता है कि भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी। जैसे सीता या गीता चित्र बना रही थी, पूर्ण नहीं हुई है, अभी चल रही थी। उसके बाद पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में इसमें पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, बीत गया है। इसमें पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है। जैसे मैंने यह मकान बनवाया था, मैंने यह मकान बनवाया था, तो ये पूर्ण भूतकाल हुआ। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह बना रहता है। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह बना रहता है। जैसे नौकर ने खाना बनाया होगा, नौकर ने खाना बनाया होगा, तो ये संदेह है, इसमें संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद हेतु हेतु मदभूत। तो हेतु हेतु मदभूत में इसमें क्रिया पदों से भूतकाल में होने का संकेत तो मिलता है, लेकिन क्रियाएं हो नहीं पाती। इसमें क्रिया पदों में भूतकाल में होने का संकेत तो मिलता है, पर क्रियाएं हो नहीं पाती। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो ये हुआ हेतु हेतु मदभूत का। उसके बाद तीसरा भेद है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के बारे में भी जान जाए कि इसके भी दो उपभेद, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत में होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम पत्र लिखेंगे, तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे हम पत्र लिखेंगे, तो ये सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण हुआ। इसी में का दूसरा उपभेद है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत, तो इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है। फिर से इसको सुनिए। इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो इसमें हम लोग संभावना प्रकट करते हैं, संभावना प्रकट की जाती है, तो भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो ये भविष्यत काल के दो उपभेद, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो ये हुआ काल के बारे में। ये पाठ जो है 11वां पाठ है, तो इसका भी प्रश्न उत्तर आप लोग कर लीजिएगा।
धन्यवाद।